बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। हुकूमत तो जा रही है लेकिन ख़िताब पर ख़िताब आ रहे हैं और कोई पता नहीं कि आपको कल सुबह तक कोई एक आधा और ख़िताब सुनने को मिल जाए। खान साहब फ्रस्ट्रेट हुए हैं, उनकी कांपे टांग रही हैं और वो बाकायदा तौर पर घबरा गए हैं। जो हमेशा लोगों को ये दर्स देते रहे कि घबराना नहीं है, लेकिन आज वो ख़ुद घबराए हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने आखिरी पत्ता भी अपना खेल लिया है, बार बार ख़िताब वाला, और अब वो एहतजाज पर उतर आए हैं। आज उन्होंने पूरी कौम को एक कॉल दी है और वो एड्रेस तो सिर्फ नौजवानों को करते हैं कि मेरे नौजवानों, पता नहीं वो बाकियों से बात करना चाहते हैं या नहीं, या शायद वो नौजवान ही समझते हैं सबको, चूँकि वो ख़ुद भी तो नौजवान हैं। अगर 70 साल की उम्र में वो ख़ुद नौजवान हैं तो बाकी भी सबको नौजवान समझते होंगे। बहरहाल उन्होंने कॉल दी है एहतजाज की। उन्होंने तो आज से ही कह दिया है, आज अभी वैसे कहीं नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको भी अगर कहीं नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा कि एहतजाज कहाँ कहाँ हो रहा है। उन्होंने कहा आज एहतजाज करेंगे और कल भी सब लोग निकलें और भरपूर तरीके से निकलें। असल में वो कुछ हंगामा आराई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कौमी असम्बली के बाहर और कौमी असम्बली के अंदर भरपूर हंगामा हो। और जो एक और स्ट्रेटजी उन्होंने तब्दील किया है, यू टर्न का तो खैर वो पुरानी रिवायात हैं हमारी। उन्होंने जो अपने MNAs को मना किया हुआ था कि कोई असम्बली में नहीं आएगा, और इस पर वो बाकायदा उन्हें ख़त लिख चुके थे और इस हवाले से इसके कानूनी निकात ढूंढे जा रहे थे कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको कैसे सज़ा दिलवाई जा सकती है। अब उन्होंने स्ट्रेटजी ये बना लिया है कि तमाम लोग PTI के असम्बली में मौजूद होंगे। असल में वो PTI के लोगों के ज़रिए असम्बली के अंदर भी हंगामा आराई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके साथ बाकायदा गुथम गुथा हो जाएं लोग, और वहाँ पे धींगा मुश्ती हो, वहाँ लड़ाई हो, कुर्सियाँ चलें, माइक टूट जाएं, और कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि किसी तरह कल की जो वोटिंग है अदम एतमाद की वो रुक जाए। और यही हाल वो असम्बली से बाहर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग जमा हो जाएं और वहाँ पे हंगामे हों, वहाँ पे लड़ाइयाँ हों, और किसी भी तरह कोई ऐसी सूरत बन जाए कि असम्बली की वोटिंग जो है अदम एतमाद की वो रुक जाए। खान साहब क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हमें पता नहीं किस मुद्दत से, हम अपने बचपन से आपके किस्से सुनते आ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें आप करते रहे हैं, और क्रिकेट में किसी हद तक आप उसका मुजाहरा भी करते रहे, लेकिन सियासत में आके तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। मतलब अब आप अपनी शिकस्त नज़र आ रही है तो अब आप रोने पर उतर आए हैं। आप चाह रहे हैं कि लोगों की जानों का नुकसान हो जाए, लेकिन किसी तरह आपकी कुर्सी बच जाए। खान साहब ये कुर्सी नहीं बचनी, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं बचनी जिस तरह से आप चाह रहे हैं। मज़ीद उन्होंने अपने खिताब में कहा कि नवाज़ और जरदारी के नाम किताबों में आते हैं। उन्होंने वो जो पुरानी एक तकरीर याद की हुई है, वही घिसे पिटे फिक्रे के इतने करोड़ों रुपए खा गए और अरबों रुपए खा गए, और क्या किया। हजूर आपकी 3.5 साल हुकूमत रही है, आप स्याह और सफ़ेद के इस मुल्क के मालिक रहे हैं, तमाम इदारे आपके साथ थे, सब लोग एक पेज पर थे, भरपूर सपोर्ट आपको थी, कोई आपके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता था, हर इदारा आपके साथ था। तो उस 3.5 साल में जिन लोगों ने पैसा लूटा है इस मुल्क का, वो चाहे पाकिस्तान में था या पाकिस्तान से बाहर था, आप उनको पकड़ते, उन पे केसेस चलाते और वो पैसे निकाल कर ले आते। आपके पास तो बेहतरीन टीमें थी, आपने बाहर से पता नहीं कौन कौन से लोग, शहजाद अकबर साहब जैसे और इतने सारे लोग जमा कर लिए थे कि आप उनके ज़रिए पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। आपके ख्याल था जो 200 अरब रुपए वो जो मुराद सईद साहब बता रहे थे कि लोगों के मुँह पर मारने थे लाकर, वो सारे ले आते और लाकर वो पे बैक करते अपने लोन्स, और इस मुल्क की खुशहाली का कोई रास्ता बनता। लेकिन वो तो आपको कुछ मिला ही नहीं। बाद में आप बातें करते हैं कि वो तो सुनी सुनाई बातें थी, कुछ भी नहीं था, कोई रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई। हाँ, एक रिकवरी हुई थी जो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं की थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। वो अरबों रुपए जो मलिक रियाज साहब के एक ब्लैक मनी पकड़ के उन्होंने पाकिस्तान को वापस किए थे, वो आपने मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट करा दिए। पता नहीं आपका उसमें क्या इंटरेस्ट था, आपने और आपकी टीम ने उसमें से क्या खाया कि वो पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान को इंग्लैंड ने वापस किए, गैर कानूनी पैसा पाकिस्तान का गया हुआ बाहर, वो पकड़ के हमें वापस किया और हमें लौटाया, वो आपने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में डालने की बजाय मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट कर लिया। और आप कहते तो हैं कि उन दोनों की नाम जो हैं वो किताबों में आते हैं। किताबों में तो खान साहब आपका नाम भी आता है, वो हकीम सईद साहब के हवाले से हो या रिहाम खान साहिबा के हवाले से, आपका नाम भी किताबों में आता है। ज़रा उसके बारे में भी गौर फरमाएं। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया खान साहब को आज कि आपको लोगों की पहचान नहीं है, लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं। मतलब कितना अजीब सा एक वाक़या है कि खान साहब जो शुरू से आप बताते थे कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ टीम बनाने में,
وہ چونکہ کرکٹ سے تو وزیر اعظم صاحب کبھی باہر ہی نہیں نہ نکلے. وہ 22 سال جو کرکٹ اور وزارت عظمیٰ کے درمیان کا پیریڈ ہے اور وہ 3.5 سال جو وزارت عظمیٰ کا پیریڈ ہے. خان صاحب ایک دن بھی کرکٹ گراؤنڈ سے باہر نہیں نکلے اور ہمیں بتاتے رہے کہ میں تو ایکسپرٹ ہوں ٹیم بنانے میں. لیکن جب ٹیم بنانے کی باری آئی، جس نے یہ ملک چلانا تھا، جس نے اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرنی تھی، جس نے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنے تھے، جس نے اکانومی کو ٹھیک کرنا تھا، جس نے زراعت کی بہتری کے لیے کام کرنے تھے، جس نے انڈسٹری کے لیے کام کرنا تھا، جب یہ ٹیم بنانے کے لیے باری آئی، جب خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنا تھا، جب ملک کا نام بہتر بنانا تھا، جب پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دلوانی تھی دنیا میں، تو جب اس کام کے لیے ٹیم بنانے کی باری آئی تو خان صاحب آپ ٹیم ہی نہیں بنا سکے. پھر وہ مانگے تانگے کے لوگ، وہی چور ڈاکو جن کو آپ ڈکلیئر کرتے تھے، ان سب کو جمع کیا اور وہ ان میں سے کوئی بھی آپ کے کام نہیں آیا. وہ جو باتیں، جو کہانیاں بنی ہوئی تھیں، ان میں سے کسی پر عمل نہیں ہو سکا، بلکہ جب ضرورت پڑی ہے تو وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے. ابھی تو یہ 22 لوگ نظر آئے ہیں، کل کو آپ کو اسمبلی میں نظر آئے گا کہ کتنے لوگ آپ کے خلاف ہیں. آپ کے اپنے منسٹرز لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں کے دروازوں پہ کہ کسی طرح انہیں وہاں موقع مل جائے اور انہیں وہاں ان سے ملاقات کا، اور وہاں انہیں کوئی سیٹ کے لیے، کوئی ٹکٹ کے لیے کوئی یقین دہانی مل جائے تو وہ ان کے ساتھ مل جائیں. یہ تو آپ کی ٹیم تھی. پھر خان صاحب نے فرمایا کہ میں کبھی امریکہ یا بھارت کے خلاف نہیں رہا. سبحان اللہ. وہ جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں ساتھ ساتھ خان صاحب وضاحتیں بھی دے رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف نہیں رہا. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں آپ واقعی بھارت کے خلاف نہیں تھے، بلکہ آپ تو مودی کے بھی خلاف نہیں تھے. آپ تو دعائیں مانگتے تھے مودی کی فتح کی، اور آپ سمجھتے تھے کہ مودی اگر جیت کر آ جائے گا تو اس سے پاکستان کے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بہت بہتری ہو جائے گی. آپ اب لوگ سوچ لیں، دیکھ لیں کہ آپ کی سوچ کتنی زبردست تھی، آپ کتنا ویژنری انسان ہیں کہ آپ جس شخص کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ آئے گا تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، یا ہندوستان کے مسلمانوں کا بھلا ہوگا، یا کشمیر کے مسلمانوں کا بھلا ہوگا، تو پھر کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کا ویژن تھا. اور امریکہ کے بارے میں تو ہم نے دیکھا کہ جب آپ امریکہ ایک دورے پر تشریف لے گئے اور آپ کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو واپسی پر آپ نے اس ملاقات کو ورلڈ کپ جیتنے کا مترادف قرار دیا. مطلب آپ کی جو خواہشات کا عالم کیا تھا کہ چونکہ اس امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا موقع مل گیا تھا، اس میں پاکستان کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں تھا. مطلب کوئی پاکستان کے لیے کوئی ایکسٹرا پیکج ملے ہوتے، کوئی اکانومی کے حوالے سے جس میں انہوں نے ہمارے ملک میں کوئی انڈسٹریز لگانے کا پلان کیا ہوتا، کوئی بڑی انویسٹمنٹس اناؤنس کی ہوتی کہ ہم پاکستان میں آ رہے ہیں، یا یہاں کے لوگوں کے لیے نوکری کے مواقع بنیں گے، یہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، یہاں پہ ان کی کوئی بڑی بڑی کمپنیز آ جائیں گی. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن چونکہ صرف ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا ایک فوٹو سیشن ہو گیا تھا، وہاں بیٹھ کر آپ کی تصاویر بن گئی تھیں، اس خوشی میں آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ورلڈ کپ جیت آیا ہوں. یہ تو پوزیشن تھی آپ کے اس دورے کی. پھر خان صاحب نے فرمایا کہ اپوزیشن شرک کرتی ہے. یہ ایک تو جو مذہب کارڈ ہے اس کو استعمال کرنے کا پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ شوق ہے انہیں ہر چیز میں. اب اگر اپوزیشن کو آپ شرک کروا رہے ہیں اور ساتھ کہا کہ میں تو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، تو عمران خان صاحب آپ کی تصاویر موجود ہے، آپ کی ویڈیوز موجود ہے، آپ کہاں کہاں جھک رہے تھے. اور تازہ ترین تو یہ ہے کہ آپ اپنے تمام اتحادیوں کے سامنے جھک گئے ہیں. آپ نے باقاعدہ ترلے منتیں کیے ہیں، انہیں میکسیمم آفرز دی ہیں. پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹری کی آفر دی، ایم کیو ایم کو مزید منسٹریز کی اور دیگر آفرز دی گئیں. اور چھپنا کیا ہوتا ہے خان صاحب؟ دوسروں کے خلاف بات کرتے ہوئے کوئی تو خیال کر لیا کرے، کبھی اپنے گریبان میں بھی انسان جھانک لیتا ہے. اور مذہب کارڈ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. آپ مذہبی ہو جائیں، آپ عبادات کریں، آپ نیکی کے کام کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن مذہب کارڈ کو استعمال کر کے لوگوں کو مشتعل نہ کریں. اس کا سراسر نقصان ہوگا. یہ جو آپ آگ جلا رہے ہیں اس میں آپ خود بھی جلیں گے، آپ خود نہیں بچ سکیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اپوزیشن کے لیے آپ آگ لگا رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. پھر خان صاحب اس کے علاوہ انہوں نے شہباز شریف کو کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیگرز ناٹ چوزرز. تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ جو یہ ہمیشہ سے خود عمران خان صاحب آپ فرماتے رہے ہیں کہ جب ہم کسی سے مانگیں گے، جب ہم ان سے لونز لیں گے، جب ہم ان سے امداد لیں گے تو ہماری خودداری متاثر ہوتی ہے اور ہم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہی بات
शहबाज शरीफ ने कही है। मसला फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि चूँकि रजीम चेंज हो रही है, चूँकि आपकी छुट्टी हो रही है और आपको नज़र आ रहा है कि अब आपका मुस्तकबिल जो है वो अगर पाकिस्तान में हुआ तो फिर या जेल में होगा या कंटेनर्स पर होगा, तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आप फिर कोई सोचे समझे बगैर कि हमारे इसके क्या रिज़ल्ट्स निकलेंगे चीज़ों के, और आप अपने बयानात दिए जा रहे हैं। खैर, आज की तकरीर एक और आपने फरमा ली है, और अब कल सुबह जो असम्बली में इजलास होना है जिसमें अदम एतमाद की तहरीक पेश होनी है। अगर आपकी कामयाब ना हुई ये स्ट्रेटजी कि वहाँ पे हंगामा आराई की जाए, तो इमरान खान साहब आप सुबह फारिग हो जाएंगे, और उसके बाद फिर यही सड़कें होंगी और यही कंटेनर्स होंगे, सॉरी यही नहीं बल्कि वो कंटेनर्स होंगे जिन पर आप पहले खड़े होकर खिताब फरमाते थे खाली कुर्सियों से। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर होगा, पब्लिक तो उतनी होगी खाली कुर्सियों वाली, लेकिन एक फ़र्क ये होगा कि अब आपको टीवी चैनल्स जो है वो 24-24 घंटे नहीं दिखाएंगे जो उस वक्त दिखा रहे थे, और आपको पता है कि क्यों दिखा रहे थे। अब वो हिमायत आपको हासिल नहीं है, अब आपको टीवी चैनल्स नहीं दिखाएंगे। अगर आपको शौक़ है तो कंटेनर्स पर आकर अपना शौक़ पूरा कर लीजिएगा। और दूसरा मरहला आज पंजाब असम्बली का था, जहाँ पर कागजात नामज़दगी जमा कराए गए हैं नए वज़ीर आला के लिए। बुज़दार साहब की तो छुट्टी हो चुकी है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो कबूल भी हो गया। आज कागजात नामज़दगी जमा कराए गए हैं परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, वो PTI के उम्मीदवार होंगे, और हमज़ा शहबाज साहब उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से या मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से। तो उसके लिए अब कल उस पर होगी वोटिंग होगी। और बज़ाहिर तो नंबर्स जो थे वो PTI को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हालात चेंज हो चुके हैं। कल तक भी हम सोच रहे थे कि शायद थोड़ा सा टफ़ कंपटीशन होगा, लेकिन आज की जो सूरत हाल है, जो आज की ख़बरें हैं, उनके मुताबिक नून लीग बड़ी कंफर्टेबल है। जो बड़े ग्रुप्स हैं PTI के अंदर, जिसमें अलीम खान साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब है, जहांगीर तरीन साहब की तो प्रॉपर अनाउंसमेंट आ चुकी हुई है, और भी कुछ छोटे ग्रुप्स हैं जो कि शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज को सपोर्ट करेंगे। और लग ये रहा है कि पंजाब में भी मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत बड़ी आसानी से बन जाएगी। परवेज़ इलाही साहब ने ये चांस मिस कर दिया है कि वो अपोजिशन की तरफ से भी वज़ीर आला बन सकते थे, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से, या शायद कोई ऐसी चाल चली गई, कोई फ़ोन कॉल की बातें होती हैं, या पता नहीं क्या लालच उनको आई कि वो हुकूमत के साथ मिल गए और उन्होंने ये चांस, ये मौका ज़ाया कर दिया है जो वो अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला बन सकते थे पंजाब के। इसमें अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन के इंटरनल इशू ये था कि आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी हिमायत कर रहे थे। नून लीग थोड़ा सा हेजिटेंट थी उनको सपोर्ट करने में, लेकिन फ़ाइनली वो भी तैयार हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन किया और वो हुकूमत के साथ मिल गए, और उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और कल मुमकिन तौर पर वो ये इलेक्शन हार जाएंगे। इस इलेक्शन के हवाले से एक छोटी सी रिजर्वेशन है बहुत से लोगों की। उनका ख्याल ये है कि जब मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो उनके साहबजादे को पंजाब में वज़ीर आला नहीं बनना चाहिए था। लेकिन यही जमहूरियत का हुस्न है, या पता नहीं क्या कहें, मैं ख़ुद उस पर, मेरी अपनी रिजर्वेशंस होती हैं ऐसी चीज़ों पे, लेकिन पार्टी का फ़ैसला है, अवाम ने वोट देना है। वो लोग जो नून लीग को वोट देते हैं, और नून लीग का डिसीजन ये है कि हमज़ा शहबाज ही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। दोनों सूरतों में अव्वल तो उसके चांसेस नहीं हैं परवेज़ इलाही साहब के पंजाब के वज़ीर आला बनने के, लेकिन अगर वो बन भी जाते किसी भी सूरत में, अपोजिशन की तरफ से या PTI की तरफ से, पंजाब में ये PTI के ख़ात्मे का आगाज़ होगा, क्योंकि हुकूमत या नून लीग की होगी या काफ लीग की होनी थी, लेकिन वो भी मौका ख़त्म हो गया। अब नून लीग भरपूर तरीके से वापस आ रही है, मरकज़ में भी उनकी हुकूमत होगी और पंजाब में भी हुकूमत होगी, और हमें देखना ये होगा कि वो आकर वो कौन से इक़दामात उठाते हैं जिनसे अवाम की भलाई का रास्ता हमवार हो, मुझे और आपको कोई फ़ायदा हो, अवाम को सुख का सांस लेने का मौका मिले। इसी काम के लिए ये तब्दीली हो रही है, वरना सिर्फ चेहरे बदलने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा इंतज़ार रह गया है, चंद घंटों का। कल दोपहर तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी और ये हुकूमतें तब्दील हो जाएंगी। मिलते हैं कल दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।